नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है शशि ड्रीम फाउंडेशन के करियर काउंसलिंग सेशन में और मैं हूं आज के लिए आपके साथ आपका होस्ट गौरव सेठी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हमारा डिस्कशन किस चीज पे रहेगा। बेसिकली आज हमारा डिस्कशन रहेगा बीबीए पे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी बच्चे आगे अभी डिसाइड करना चाह रहे हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है, कैसे उनकी लाइफ की सीढ़ियां आगे बढ़े या फिर कैसे वो 12th के बाद अपना करियर का चयन करें, तो वही सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बीबीए के चश्मे से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम गौरव सेठी है। मैं इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक में एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जॉब करता हूँ और मेरा जो मेन रोल है वो रहा है मार्केटिंग से रिलेटेड। मार्केटिंग कैंपेन्स चलाना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाना, मार्केटिंग पॉलिसीज डिजाइन करना और प्रोडक्ट्स। सेल्स एंड मार्केटिंग इज माय डोमेन। और मैंने अपनी लाइफ में पहले 10 12th 11 12th जो किया था वो किया था साइंस स्ट्रीम से। उसके बाद मैंने बीबीए किया महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से। उसके बाद मैंने एमबीए किया एफएमएस बीएचयू से। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि बीबीए कैसा कोर्स है और इसमें एडमिशन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए बीबीए होता क्या है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स के अंदर 3 साल का ये कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। सबसे बेस्ट कोर्स है अगर आपका बच्चा या आप लाइफ में आगे एमबीए करना चाहते हैं और किसी कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हैं या आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप अपने पिताजी का या अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बीबीए आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप्स की बीबीए आजकल मार्केट में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है। सबसे पहले होता है बीबीए जनरल। बीबीए जनरल में दोस्तों आप हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं इसके मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिहेवियरल साइंसेस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस तरीके के आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो आपके 6 सेमेस्टर्स में बटे होते हैं। हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और देश की हर बड़ी छोटी यूनिवर्सिटी बीबीए ऑफर करती है। कुल मिला के आप 3 साल तक एक बिजनेस को कैसे चलाया जाता है वो सब सीख लेते हैं। इसके जो टॉप कॉलेजेस हैं दोस्तों, अगर हम उनकी बात करें तो इसके टॉप कॉलेजेस में सबसे जो नंबर 1 पे कॉलेज आता है वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, सीबीएस। ये कॉलेज एफिलिएटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी आप जानते ही हैं, देश की प्रमुख यूनिवर्सिटी और बहुत नामचीन यूनिवर्सिटी है। इस कोर्स को अगर आप सीबीएस से करना चाहते हैं तो सीबीएस के लिए जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। रीजन बीइंग, जहां प्राइवेट कॉलेजेस आपको एजुकेशन डिग्री के लिए, आपको बीबीए डिग्री के लिए 3 साल में आपसे 3 से 4 लाख फीस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 लाख। वहीं शहीद सुखदेव कॉलेज आपको मात्र 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज पर ईयर में बीबीए करवाता है। और सबसे अच्छी चीज है इसकी जो प्लेसमेंट्स है। इसकी प्लेसमेंट 5 से 6 लाख की एवरेज प्लेसमेंट हो जाती है। और सीबीएस के साथ एक टैग और जुड़ा है, वो ये है कि आईएम अहमदाबाद में जो मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होता है वो सीबीएस से होता है। सेकेंड ईयर में अगर हम देखें, सेकेंड ईयर नहीं कहूंगा मैं कहना सही रहेगा, अगर इसके कॉम्पिटिटर्स हम देखें तो इसके कॉम्पिटिटर में एक आता है आईआईएम इंदौर का इंटीग्रेटेड 5 ईयर बीबीए एमबीए प्रोग्राम। अगर आपने एक बार मेहनत करके ये वाला प्रोग्राम क्रैक कर लिया तो आप सीधा एक आईआईएम से अपनी ग्रेजुएट डिग्री लेंगे और साथ में आईआईएम इंदौर से ही आप अपनी एमबीए डिग्री लेंगे। आपको जो एवरेज पैकेज लगेगा वो एक एमबीए के बच्चे के बराबर का ही लगेगा, क्योंकि ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। और इसमें आपकी एवरेज सैलरी मोटा मोटे तौर पे होगी 12 से 15 लाख मिनिमम। उससे ज्यादा जैसी आपकी उड़ान हो और जैसी आपकी काबिलियत हो। दोस्तों, बाकी अगर हम टीयर 1 कॉलेजेस की बात करें, ये तो टॉप एंड हो गए, जो कि हो गया शहीद सुखदेव सिंह और दूसरा हो गया आईआईएम इंदौर। इसके बाद जो टीयर 1 के कॉलेजेस आते हैं वो आते हैं आईपी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और वेलिंकर यूनिवर्सिटी। जितनी भी अच्छी नामचीन यूनिवर्सिटीज हैं उनका अगर आप बीबीए प्रोग्राम लेते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस वाली फीस नहीं होती, क्योंकि ये सब्सिडाइज नहीं होते, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड नहीं आता। इसलिए यहाँ पे आपको जो मिनिमम फीस देनी होती है वो होती है 3 से 4 लाख के बीच में। और इसके बाद जो आपकी जॉब के बाद जॉब में सैलरी लगती है बीबीए करने के बाद, वो लगभग रहती है 2 लाख से 3 लाख का पैकेज। मतलब 15,000 से 20,000 आप स्टार्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीबीए करने के बाद। लेकिन मैं सभी दर्शकों को, जितने भी बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, उनको ये एडवाइस करूंगा, बीबीए करने के बाद आप कैट की तैयारी करें।
आपका जो बीबीए का थर्ड ईयर है, आप उसमें मन लगा के कैट की तैयारी करें और जस्ट बीबीए के बाद आप अपना एमबीए लें, ताकि आपका जो बेस है, जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बना हुआ है, वो आपको आगे काम आए एमबीए को अच्छे से जस्टिफाई करने में, वहां ज्यादा से ज्यादा सीखने में और परफॉर्म करने में। दोस्तों, इन कॉलेजेस के बाद कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आते हैं, जैसे एमईटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इक्फाई। इन कॉलेज में फीस बहुत ज्यादा होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपने बच्चे पे या अपने ऊपर 8 से 9 लाख रुपए लगा रहे हैं सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, तो क्या आरओआई उतना अच्छा मिलेगा? क्योंकि इसके बाद आपकी जो जॉब लगती है वो मेरे ख्याल से 3 लाख, 3.5 लाख से ज्यादा की नहीं लगती। आप सोचिए कि आपने 8 से 9 लाख रुपए डिग्री कोर्स लेने में लिए, लेकिन आपको उसका आरओआई कमाने में ही, उसको वापस अपनी जिम में लाने में ही 3 से 4 साल लग जाते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपको टॉप के कॉलेजेस नहीं मिलते तो आप बीकॉम वगैरह भी देख सकते हैं, बजाय बहुत ज्यादा लो रैंकिंग के कॉलेजेस में जाने के। इसी के साथ दोस्तों हम आते हैं कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी वजह से आप बीबीए को ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बीबीए के लिए एंट्रेंस टेस्ट है वो है DUJAT। सीबीएस के लिए DUJAT जो टेस्ट है उसके थ्रू आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें 140 समथिंग अराउंड सीट्स रहती हैं और ये 3 कोर्सेज ऑफर करता है। सबसे पहला कोर्स ये जो ऑफर करता है वो है बीएमएस बीबीएस और बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स। और वो भी बहुत वैल्यूएबल कोर्स है, तो आप नाम पे मत जाइए, लेकिन जो क्वालिटी आपको सीबीएस देता है वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जो सेकंड हमारी वो है, उसमें आप आईपी के लिए जो पेपर है वो दे सकते हैं। आईपी का अपना एक टेस्ट कंडक्ट होता है। आईपी में अराउंड 30 से 50 कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीबीए होता है, तो उसके लिए आप आईपी का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा सिम्बोयसिस है, भारतीय विद्यापीठ है। भारतीय विद्यापीठ का अपना एक एग्जाम होता है, सिम्बोयसिस का अपना एक एग्जाम होता है। आई थिंक सिम्बोयसिस का जो एग्जाम है उसको हम स्नैप कहते हैं। उसके अलावा अगर आप यूपी में हैं और आप टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज सोच रहे हैं, तो उसके लिए होता है यूपीएसईई, आप वो दे सकते हैं। तो इन कॉलेजेस के बाद आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है बीबीए प्रोग्राम में। अब हमने जान लिया कि बीबीए कितने टाइम का कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है। इसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं मोटे मोटे तौर पे? इसमें होते हैं आपके मैनेजमेंट से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स, जैसे अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सारी चीजें। इसके बाद दोस्तों हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम बीबीए करने के बाद और लाइफ में क्या ऑप्शंस स्क्रॉल कर सकते हैं, और ये लाजमी है क्वेश्चन आना। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है बीबीए के बाद वो है एमबीए करना। आप बीबीए में रहते के साथ साथ एमबीए के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एमबीए के लिए आपको क्या करना होगा? आपको 1 साल कैट की तैयारी करनी होगी। एक बार अगर आपने कैट निकाल लिया तो आपके जितने भी दुख थे बचपन के वो सब निकल जाएंगे। अगर आपका आईएम में हो जाता है, एफएमएस में हो जाता है, एसपी जैन में हो जाता है, एक्सलराई में हो जाता है, यकीन मानिए दोस्तों आपकी लाइफ सेट हो जाती है। आपका मिनिमम पैकेज 10 लाख से 20 लाख लगता है, महीने की सैलरी 1 लाख से 1.25 लाख रुपए। तो आप एमबीए कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है इसमें बीबीए के बाद करने के लिए। उसके बाद आप बीबीए के बाद अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, क्योंकि आप सारे बेसिक्स जान चुके हैं कि एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अगर इसी के साथ आपका कोई यहाँ पे क्वेश्चन है बीबीए से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास डिफाइंड क्वेश्चंस थे, जो हमारे शशि ड्रीम फाउंडेशन में बच्चों ने हमसे पूछे थे, हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। तो कोई भी अगर लाइव क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर। अदरवाइज विल गो हेड विद द क्वेश्चंस गिवन टू अस बाय शशि ड्रीम्स फाउंडेशन। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट मेड यू चूज दिस करियर? मतलब मैंने ये करियर क्यों चुना? मैं आपको बताता हूँ, मेरा बचपन से ही रुझान था बिजनेस के प्रति। मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता था। तो पहले मैं था साइंस टीम में, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने साइंस से 11th 12th करी। तब मैंने आईआईटी जेई के लिए बहुत सुना था कि आईआईटी करने हो, इंजीनियरिंग करो। फिर मैंने देखा कि एक चूहा दौड़ चल रही है और सारे आईआईटी के पीछे भाग रहे हैं। मुझे लगा सबके सब इंजीनियर बनेंगे तो कैसे आप अपने आप को डिफाइन कर पाओगे, और मुझे मजा भी नहीं आता था। आपको मैं बात बताऊं, एक
इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसे मजा आए, जिसमें उसे एंजॉय फील हो। इसी तरीके से जब मैंने आईआईटी की कोचिंग करते करते मैंने 2 साल आईआईटी जेई दिया, लेकिन मुझे वो बात नहीं लगी, मुझे वो कनेक्ट फील नहीं होता था। तो मैंने सोचा चलो यार, मैं शुरू से कॉमर्स और मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, मुझे आगे एमबीए करनी है, तो लेट्स स्क्रॉल, लेट्स सी अदर कोर्सेज ऑल्सो। तो फिर मैंने बीबीए के बारे में पता चला, मैंने उसके फॉर्म भरे। दोस्तों आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि जहां हम आईआईटी या एनआईटी का सपना देखते हुए हमारी हजारों में रैंक आती है, बीबीए में मेरी जो रैंक आई थी वो थी 50, 50 रैंक थी मेरी भारतीय विद्यापीठ के एग्जाम में, और आईपी में भी मेरा नंबर मेरिट में था। तो मुझे पता चल गया था, मैंने ये सीख लिया था कि वो मत करो जिसे दुनिया अच्छा कहती है या जो सबको अच्छा लगता है, वो करो लाइफ में जो तुम अच्छा कर सकते हो, क्योंकि उसी में तुम एक्सेल कर पाओगे। आप सोच के देखिए, अगर सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट खेलने की जगह फुटबॉलर होते, तो क्या वो उस लेवल के भगवान बन पाते क्रिकेट के? मुझे ऐसा नहीं लगता, और शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो इसलिए हमें वो चीज देखनी है जो हमारे लिए अच्छी है। अगर आप कल को अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मैं बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, या मैं एक कॉर्पोरेट जॉब चाहता हूँ, एक सिग्निफिकेंट जॉब चाहता हूँ, उसी तौर पे मेरे भी वही प्लान्स थे। तो इसीलिए मैंने बीबीए को करियर ऑप्शन चुना, क्योंकि मुझे लगा था अगर मैं इंजीनियर बना तो शायद एक एवरेज इंजीनियर रहूंगा, लेकिन अगर मैंने बीबीए करी तो शायद मैं टॉप 5 या टॉप 10 बच्चों में रहूं। तो यही मेरी प्रेरणा थी बीबीए करने के पीछे, कि सबसे पहला तो एमबीए का बेस बनाना, और दूसरा मैनेजमेंट को जानना। एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जॉब लेना मेरा कभी भी मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि मुझे ना बिजनेस कैसे रन होता है वो जानना था। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी जी हैं, अदानी जी हैं, टाटाज हैं, ये किस तरीके से इतनी बड़ी पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, कॉर्पोरेट्स मेंटेन करते हैं, वो सब हमें मैनेजमेंट की क्लासेस में सिखाया जाता है। बाकी एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ आता है, लेकिन थ्योरी अपनी जगह है। तो उस थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उपयोग करने के लिए मैंने बीबीए को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि व्हाट आर द स्किल सेट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहते हैं, या बीबीए एमबीए में जाना चाहते हैं, तो क्या स्किल सेट्स हैं जो आप लेंगे या आप में होने चाहिए या आप डेवलप कर सकते हैं? तो दोस्तों ये चीज मायने रखती है कि आप कौन से फील्ड में या कौन सी स्पेशलाइजेशन में बीबीए करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी डायमेंशन हैं जिसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको ऑफर की जाती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। बीबीए एचआर है, बीबीए आईटी है, बीबीए जनरल है जो कि स्पेशलाइजेशन देती है मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, आईटी में, फाइनेंशियल बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, टूर एंड ट्रेवल्स में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। तो आपने देखना है, अगर आपको लगता है कि आपका जो रुझान है वो नंबर्स की तरह ज्यादा है, आप एनालिसिस ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बिजनेस बीबीए जो है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में करनी चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से नंबर्स को पहचान पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर में बड़े तेज हैं, आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है, और आगे आप डेवलपर बनना चाहते हैं या बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन आईटी इंडस्ट्री। आप जानते हैं कि नाउअडेज डेटा इज अ ऑयल, तो बीबीआईटी का भी बहुत आगे अच्छा स्कोप है। अगर आपको लगता है कि आपको लोगों से मिलना बहुत पसंद है, आपको लोगों से बात करना पसंद है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, उनको प्रोडक्ट सेल करना पसंद है, तो एनी डे गो फॉर बीबीए मार्केटिंग। क्या होता है कि आगे जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेंगे, अगर मान लीजिए आपने आईटी लिया, तो आपके पास रहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट, आपके पास रहेंगे एचटीएमएल कोडिंग, आपके पास रहेंगे कि ट्रेंड्स इन द आईटी इंडस्ट्री, तो आप उस नजरिए से बिजनेस को देखेंगे। अगर आप लेते हैं मार्केटिंग, तो आप पढ़ेंगे एफएमसीजी कंपनीज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, सेल्स प्लानिंग के बारे में, हाउ टू बी अ गुड नेगोशिएटर के बारे में। तो उस नजरिए से हमें दिखाया जाता है बीबीए के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था स्किल सेट्स का, सेकंड क्वेश्चन था स्किल सेट्स का। बेसिकली आप देखिए आपके अंदर क्या स्किल सेट्स है, उसके बेसिस पे आप अलग अलग डायमेंशंस ले सकते हैं। और कुछ कॉमन स्किल सेट्स जो होने चाहिए, जैसा कि मैं मानता हूं कि अगर आप कल को जॉब में आएंगे या बिजनेस में आएंगे, तो 4 से 5 स्किल सेट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं दोस्तों आज के टाइम में। पहला स्किल सेट है इनोवेशन, क्रिएटिविटी। आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है,
जितनी तेजी से नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च हो रहे हैं, नई कंपनीज आ रही हैं, आपको इनोवेटिव क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। दूसरा दूसरा है जो इस कोर्स को करने के लिए होना चाहिए, वो है आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा क्या होता है, मैं स्पेशली मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्केटिंग से किया। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हम दे नहीं पाते। और उसका रीजन क्या होता है? हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, वो बंदा क्या कहेगा, ये बंदा क्या कहेगा, इसलिए हम बोल नहीं पाते। तो अगर आप अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं तो बीबी आपके लिए सोने पे सुहागा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो मैं कहूंगा बीबीए करने के लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी थ्योरी को आप प्रैक्टिकल दुनिया में कैसे अप्लाई कर सकते हो, इस चीज की कैपेबिलिटी। मैं आपको आगे एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा कि थ्योरी को प्रैक्टिकली आप कैसे यूज कर सकते हो, और वो बहुत जरूरी है। इन तीन क्वालिटीज का आप में होना बहुत जरूरी है बीबीए को जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि एक थ्योरी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक थ्योरी के बारे में जो है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, या फिर मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों मैस्लो ने एक थ्योरी लिखी थी आज से बहुत साल पहले, और उसकी थ्योरी आज भी हम अपने काम में ला सकते हैं। उसने एक पिरामिड बनाया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। प्रैक्टिकल नॉलेज से ही एक बंदे ने थ्योरी का निर्माण किया होता है। उसकी पूरी जिंदगी का रिसर्च, उसकी पूरी जिंदगी का निष्कर्ष उस थ्योरी के अंदर निकलता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक किताब में पढ़ी हुई थ्योरी से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर या बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बना जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए ही चाहिए। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें लैंड, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स स्लैश लेबर, ये सारी चीजें चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो हम देखते हैं मैस्लो थ्योरी को आप कैसे यूज कर सकते हैं। मैस्लो थ्योरी कहती है कि एक इंसान की 5 नीड्स होती है, 5 लेवल की नीड्स हो सकती है बेसिकली। सबसे पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड। आप सोच के देखिएगा, किसी भी इंसान की जो पहली जरूरत है वो है रोटी, कपड़ा और मकान, सर्वाइवल की नीड्स। जब वो इस नीड को पूरा कर लेता है तब वो आता है दूसरे लेवल पे, और दूसरा लेवल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसको मिल जाती है तब तीसरी नीड आती है सोशल नीड्स। उसको दोस्त चाहिए होते हैं, लोग बात करने के लिए चाहिए होते हैं। सोशल नीड्स फुलफिल होने के बाद इंसान को चाहिए होता है सेल्फ एस्टीम, कि मैं कुछ हूं। उसको अपना एक वजूद दिखाना होता है लाइफ में, ठीक है। फिफ्थ लेवल पे जो नीड आती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब उसे बाहर वालों का वो नहीं चाहिए कि बाहर वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं, या उसके पास सिक्योरिटी है नहीं, तब उसे चाहिए होता है कि मेरा जो जीवन में आने का लक्ष्य है, क्या मैं उसको पूरी तरह से जी पाया, क्या मैं अपना ट्रूएस्ट पोटेंशियल ले पाया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप एक बिजनेस चलाते हैं, या आप एक मैनेजर हैं, या आप एक सीईओ हैं, किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं, और आपको एक क्लेरिकल स्टाफ को या फिर एक पीएन को, आप चाहते हैं बहुत ही ईमानदार पीएन है, उसको आप अपनी कंपनी में काम देना चाहते हैं, उसको दूसरी कंपनी से अपनी कंपनी में लाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं वो आप ही की कंपनी में बना रहे, सस्टेन करे, तो हम उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैस्लो थ्योरी हमें बताती है कि अभी जिस लेवल पे वो है उसकी फिजिकल जरूरतें ज्यादा है, फिजियोलॉजिकल जरूरतें ज्यादा है। तो अगर वो बंदा 10,000 कमा रहा है और आप उसे कहेंगे कि मैं तुम्हें 12,000 दूंगा या 13,000 दूंगा, आप सोचिए कि उसका 30% इनकम बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं? अभी वो सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहा, अभी वो जस्ट सोच रहा है कि उसके पास इनकम कितना आ रहा है। आप अगर किसी बंदे को उसकी सैलरी बढ़ा के देते हैं जो सिर्फ फिजिकल नीड्स में भी जी रहा है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में दे रहा है, तो वो मोटिवेट हो जाएगा, वो आपकी तरफ खिंचा चलाएगा। अब हम बात करते हैं क्लर्क की, जो कमा रहा है शायद आप लगा लीजिए 20-25 हजार। 20-25 ज्यादा हो गया, 15-20 हजार अगर कोई क्लर्क कमा रहा है और उसको आप अपनी कंपनी में लेना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? आप उससे कहेंगे आप मेरी कंपनी में आइए, मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस दूंगा। आप ही की नहीं, बल्कि मैं आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ इंश्योर करूंगा, आपके बच्चों की पढ़ाई इंश्योर करूंगा। दोस्तों आप सोच के देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज कितना का आता है, 5 से 6 हजार, 10,000। आप 10,000 की वैल्यू एडिशन देते हैं एक अपने एम्प्लॉय को, और आप उसकी लॉयल्टी, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी जीत लेते हैं। तो हमने उसको कैसे मोटिवेट किया? हमने उसको मोटिवेट किया थ्रू
सेफ्टी नीड्स, कि हम आपको एक सेफ कल्चर दे रहे हैं। हमारी बिल्डिंग में फायर से बचने के सारे प्रावधान है, हमारी बिल्डिंग में भूकंप से बचने के सारे प्रावधान है, हमने बस चला रखी है, आप बस में बैठ के आइए, बस में बैठ के जाइए, आप सेफ रहेंगे, हम आपको क्वार्टर्स दे रहे हैं। तो जब हम सेकंड नीड की बात करते हैं, सेफ्टी नीड की, तो इस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैस्लो की जो थर्ड लेवल है वो कैसे हम लागू कर सकते हैं। आप देखिए, मैं सिर्फ थ्योरी को प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ रहा हूँ। मान लीजिए कोई मैनेजर है, किसी और कंपनी में मैनेजर काम करता है, आपको उसको अपनी कंपनी में लेके आना है, तो आप कैसे लाएंगे? आप उनसे कहेंगे कि मेरे दोस्त, आप मेरे साथ काम करिए, हम आपको एक अच्छा वर्क कल्चर देंगे, हम आपको एक अच्छी टीम देंगे जिनके साथ आप पार्टी कर सकें, आप बैठ सकें, आप बात कर सकें, जेंडर रेशियो अच्छा है, आप दोस्त बना सकते हैं, आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, आप फैमिली जैसा फील करेंगे। जो बंदा दूसरी जगह मोनोटोनस फील्ड में था, मोनोटोनस जॉब में था, वो खिंचा चला आपकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि अभी उसको इंश्योरेंस या फिर घर नहीं चाहिए, वो उस लेवल से ऊपर उठ चुका है, उसकी 50-60,000 सैलरी है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। अब उसे चाहिए क्लास, अब उसे चाहिए सोशल सर्कल। तो यहाँ पे हम उनको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे। फोर्थ लेवल पे आते हैं, अगर कोई सीनियर मैनेजर, हम चाहते हैं सीनियर मैनेजर को हमें मोटिवेट करना है, हम उससे कहेंगे आओ यार हम तुम्हारी दोस्ती करवाते हैं, क्या वो आएंगे? वो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस में लगे हैं, वो एक अच्छी पोस्ट पे है। लेकिन उस पोस्ट पे उनको मोटिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अवार्ड फंक्शंस करवाएंगे, हम उनको ट्रॉफीज देंगे, उनका नाम पुकारेंगे, 100 बंदों के सामने उनको फेमस करेंगे, उनके लिए तालियां बजेंगी। अब उनकी जो नीड है सेल्फ मोटिवेशन की, सेल्फ एस्टीम की, वो अंदर से जागेगी। अब हम उनका ध्यान अपनी तक आकर्षित करेंगे, उनको एक सेटिस्फाइड, मैं कह रहा हूं ना, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है जब आप किसी सेटिस्फाइड इंसान को और एक नया लक्ष्य देते हैं और आगे अचीव करने का। तो वो सीनियर मैनेजर भी सोचेगा कि यार मेरे को तो सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने हैं, मुझे और अच्छे से परफॉर्म करना है। अब उसके लिए दोस्ती, घर, कपड़ा, मकान या फिर इंश्योरेंस उतना मायने नहीं रह गया, जितना उसके लिए सेल्फ एस्टीम मायने रह गया। उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं हूं इस कंपनी में कुछ, मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस अचीव करे हैं। तो इसके साथ था सेल्फ एस्टीम का नीड। फिफ्थ नीड पे आते हैं दोस्तों, हमारे समाज के वो चमकते सितारे जिन्होंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, जैसे कि शाहरुख खान जी, अमिताभ बच्चन जी, ए आर रहमान जी, या फिर आप ले लीजिए सचिन तेंदुलकर जी। अगर इन लोगों को, इनसे आप बात करना चाहते हैं, इनको अपने पैनल में लाना चाहते हैं, डिस्कशन पे लाना चाहते हैं, तो क्या ये सही रहेगा अगर आप इनसे कहें कि हम आपको खाना खिला देंगे, आप आ जाइए? ऐसा बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। आप इनसे कहिए आइए मैं आपके दोस्त बनवाता हूँ, तो भी वो मोटिवेट नहीं होंगे। आप इनसे कहिए कि आइए सर मैं ना आपको अवार्ड दूंगा, सचिन जी आप आइए, हम आपको बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड देंगे, तो सचिन जी सोचेंगे यार मैं तो कितना कुछ जीत चुका हूँ, ये चीज तो मुझे मोटिवेट कर ही नहीं रही। अब आता है खेल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जहां एक इंसान अपना टॉप एंड, अपना टॉप पोटेंशियल देखना चाहता है। तो वहां पे आप सचिन तेंदुलकर जी से कहिए, सर मुझे ना क्रिकेट के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, एक नया शॉट आया है, आजकल के बच्चे एक नया शॉट खेल रहे हैं। तो सचिन जी जो मतलब जिनका पूरा जीवन ही क्रिकेट था, वो आपसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं क्रिकेट में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। आप अमिताभ बच्चन जी से अगर कहेंगे कि आइए सर मैं आपको अवार्ड दिलवाता हूँ, या मैं आपको दोस्त बनवाता हूँ, या इंश्योरेंस करवाता हूँ, तो ये उनके लिए बहुत छोटी चीजें हैं। दूसरी तरफ अगर आप उनसे कहते हैं कि आप आइए, हम एक नए तरीके की स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसमें आजकल के बच्चे एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, एक हमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट चाहिए जो उस एक्टिंग को कर सके। आप एग्जाम्पल लीजिए पा, मेरे ख्याल से पा आज का कोई भी एक्टर करने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट था, वो अपने आप को जानने की भूख थी कि मेरे अंदर क्या है, मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। आप दूसरी पिक्चर देखिए निशब्द, लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं, अमिताभ जी ने अलग तरीके से देखा, उन्होंने देखा कि ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल है, मैंने बहुत सारे हीरो वाले रोल किए हैं, बहुत सारे फाइटिंग सीन्स किए हैं, लेकिन अब मुझे देखना है मेरा हाईएस्ट टॉप एंड पोटेंशियल क्या है। तो इसी के साथ दोस्तों आपने समझा कि थ्योरी को समझना और प्रैक्टिकल लाइफ में एम्प्लॉय करना, उसको वहां पे लगाना कितना जरूरी है। मैं अपने सारे दर्शकों से यही बात कहना चाहूंगा कि थ्योरी इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रैक्टिकल, एंड इट इज सोने पे सुहागा। अगर आप जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, पॉटर्स 5 फोर्सेस, मैस्लो थ्योरी, कंटेंट थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, सब आपके यहाँ यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे दर्शकों की तरफ से।
विच आर द टॉप मोस्ट कॉलेजेस एंड फी स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको पहले बताया ही है कि जो टॉप कॉलेजेस इसके हैं वो हैं शहीद सुखदेव, आईपी यूनिवर्सिटी, आईएएम इंदौर, आईएम रोहतक भी मेरे ख्याल से भी डुअल डिग्री दे, नॉट डुअल डिग्री, इंटीग्रेटेड कोर्स दे रहे हैं। उसके बाद सिम्पोसिस और बाकी कॉलेजेस। इनके लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं वो होता है, आईपी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम करवाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी DUJAT करवाती है, स्नैप ऑर्गेनाइज करते हैं, नॉट स्नैप, आई थिंक SET, सेट ऑर्गेनाइज होता है, सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बोसिस से MBA करने के लिए। नेक्स्ट आता है, हु इज योर इंस्पिरेशन। ओके, वैसे तो बहुत सारे लोग दोस्तों लाइफ में मिले हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, और लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोग मिलते गए। सबसे पहले जो मेरी इंस्पिरेशन थे वो है मेरे पिताजी, जो बिजनेसमैन हैं, और मैंने उनसे सीखा है कि आप कैसे किसी भी चीज को बेच सकते हैं और किसी भी चीज की कैसे वैल्यू बना सकते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है जो मिट्टी को भी सोना बना के बेच दें। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे काम रहना है, कैसे बिजनेस करना है, टफ से टफ हालात में भी कैसे चीजों से लड़ना है, ये मैंने उनसे सीखा। उसके बाद दोस्तों जब मैं अपने कॉलेज में गया, जब मैं BBA में गया फर्स्ट टाइम, तो मेरी इंस्पिरेशन बने मेरे प्रिंसिपल सर। बहुत बार मैं गलती करता था लेकिन उनको मेरे पे भरोसा था तो वो मेरे को उठा लेते थे। आज शायद मैं जो कुछ भी हूँ इन सब लोगों की वजह से ही हूँ, मेरे परिवार के, मेरे दोस्त, मेरे गुरुजन, टीचर्स। बाकी हम में हमारा तो कुछ भी नहीं होता, हम सब इन्हीं से ही सीखते हैं। उसके बाद MBA में आशुतोष सर थे, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता था। वो 2 बार IAS क्रैक कर चुके थे। वो बताते थे कि गौरव लाइफ में ना जिस भी चीज को करो बहुत डीपली करो। जब वो हमें पढ़ाते थे ना तो वो सिर्फ किताब में लिखे हुए सेंटेंसेस नहीं पढ़ाते थे, वो हमें उसका मतलब समझाते थे, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो समझाते थे। वो समझाते थे कि ऑथर लिख क्या रहा है और हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। लोधवाल सर थे हमारे, उनसे मैं बहुत प्रभावित था। वो हमारे स्टूडेंट काउंसिल के हेड थे, कोऑर्डिनेटर थे। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया 2016 में, जब मैं MBA कर रहा था उसी समय। तो वहां पे मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो मेरे गुरु बने, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ। मैं उनमें से कुछ के परिचय आपको देता हूँ। एक थे ब्रिटिश टेलीकॉम के कंट्री हेड। आप सोच सकते हैं कि मैं कितना छोटा बच्चा हूँ अभी, और अभी तो मैंने जस्ट पनपना शुरू किया है, इवॉल्व होना स्टार्ट किया है इंडस्ट्री के अंदर। वो ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी कॉर्पोरेट में बीती है। वो ब्रिटिश टेलीकॉम के कंट्री हेड थे। उसके बाद मेरे साथ थे मेरे एक और गुरु, रवीश जी। वो डेल कंपनी में साउथ एशिया देखते थे। ITC से मेरे एक गुरु थे जो थे अभिजीत त्रिपाठी जी। उनका बहुत अच्छा नाम है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, स्पिरिचुअलिटी सिखाई, कैसे चीजों को चतुराई से। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, आपने इंस्पिरेशन की जब बात करी है तो रवीश जी और अभिजीत जी ने मुझे एक चीज बताई, गौरव जिंदगी में ना लोग कहेंगे बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन क्या चीज तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा है और कौन सी चीज से तुम्हारा बुरा हो सकता है। तो दोस्तों आपको भी ना लोग बहुत ज्यादा कभी कभी हवा में चढ़ाएंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपने वहां पे अपना एनालिसिस करना है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी चीज आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको सलाह परामर्श चाहिए, तो सबसे पहले अपने माता पिता से बात कीजिए, क्योंकि उनसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आपको लगता है नहीं यार मेरे दोस्त मुझे सबसे ज्यादा जानते हैं, मेरे हो सकता है कजन्स मुझे सबसे ज्यादा जानते हो, लेकिन दोस्तों जिन्होंने तुम्हें पैदा किया ना, उनसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तो एक बार उनसे सलाह मशवरा कीजिए, आपके बहुत सारे नजरिए बदल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी जो लेटेस्ट इंस्पिरेशन है, अभी की लेटेस्ट इंस्पिरेशन है मेरे बॉस। मैंने उनके जैसी डायनेमिक पर्सनैलिटी आज तक नहीं देखी। उनसे क्या सीखने को मिला दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 3 चीजें उन्होंने मेरे को सिखाई। वो मेरे इमीडिएट बॉस हैं, अभी वो प्रमोट भी हो गए हैं। सोचिए वो एक ऐसी शख्सियत है जो क्लेरिकल से DGM लेवल तक पहुंचे। दोस्तों DGM लेवल होता है जब आप एक पूरे आधे स्टेट को हेड कर रहे होते हैं, ठीक है, 400-500 सब्सिडरीज आपके नीचे होती हैं। तो उनसे मैंने 3 बहुत आवश्यक चीजें सीखी लाइफ को लेके। सबसे पहली थी, जब आप किसी कॉलेज में हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बिल्डिंग नहीं है, वो ब्रांड इमेज नहीं है, वो एसेट्स नहीं है, वो चेयर कुर्सी टेबल वो सब नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन है आपका व्यक्तित्व। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है आपसे।
अगर आप लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। आप कैसी सर्विस लोगों को दे रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मेटेरियलिस्टिक या फिर जो नॉन लिविंग चीजें वो नहीं है दोस्तों, वो आप है। तो जब भी आप किसी से बिहेव करें तो आप अपने मन में ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ का जो मिशन और विजन है वो एसोसिएशन में होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए आपकी कंपनी के मिशन और विजन के। सेकंड चीज जो उन्होंने मेरे को सिखाई, पहला ये था कि तुम बनो। अगर मान लीजिए आप टाटा में काम करते हैं तो टाटा इज नॉट अबाउट अ बिल्डिंग और कार्स, इट्स अबाउट यू, हाउ यू फील योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ यू कैन गिव टू दिस वर्ल्ड। सेकेंड चीज उन्होंने मेरे को सिखाई दोस्तों कि अगर जिंदा है वो तो एहसास करवाओ कि तुम जिंदा हो। अगर आप किसी ग्रुप में है, आप किसी कंपनी में है, यू हैव टू बी इनडिस्पेंसिबल। आपके होने ना होने से फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा, आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तो आपका ना होना ही बेहतर है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने आप को प्रूव करते रहना है, आपको इनपुट्स देते रहने हैं, आपको वैल्यू एडिशन करनी है, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूट में हैं, चाहे आप किसी कंपनी में हैं, या आप अपने घर में ही क्यों ना हो। आपको हमेशा फील करवाना है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। तीसरी चीज दोस्तों जो उनसे मैंने सीखी, और वो मेरे को बहुत कहते थे, लेकिन जब मैंने उसको सीखते सीखते बहुत टाइम लग जाता है, वो एक ऐसी चीज है जो एकदम से नहीं आती। उसके लिए मैंने एक बुक भी पढ़ी, क्रिएट योर ओन फ्यूचर बाय ब्रायन ट्रेसी। बहुत ही आंखें खोल देने वाली पुस्तक है वो। और वो चीज है कंट्रोल योर सेल्फ। वंस यू कंट्रोल योर सेल्फ यू विल कंट्रोल योर लाइफ। अगर आप खुद के विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी पता नहीं अपनी ही किसी डगर पे चले जा रही है। दोस्तों मैंने पहले भी अपनी YouTube वीडियोस में आपसे शेयर किया है, मेरे एक गुरु की पंक्तियां थी ये, कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। एक बार श्री कृष्ण पूछते हैं, श्री कृष्ण जी पूछते हैं अर्जुन से कि अर्जुन क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे जानना चाहते हो, तुमने मेरा भव्य रूप देखा है। तो अर्जुन कहते हैं हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मुझे बताइए कि इस दुनिया में हर इंसान कामयाब क्यों नहीं होता, सबकी मन की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती, सबको जबकि हाथ पैर समय सेम मिलता है, सबको 24 घंटे दिन में मिलते हैं। तो श्री कृष्ण बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं, वो कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। मैं चाहता हूं तू समय से उठ, हवा से तेज भाग, अपने हौसले बुलंद रख, कॉन्फिडेंट रह, अपने पे भरोसा रख, मेहनत कर, परिश्रम कर, पसीना बहा, सीख, नींद पर काबू पा, विजय पा, इज्जत कर अपने से बड़ों की। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। पर हे इंसान, तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूं। ये मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया, क्योंकि दोस्तों जब हमें कोई गुरु कोई चीज कहता है ना, या हमें कोई सीनियर कोई चीज कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था खुद को कंट्रोल क्या करना, लाइफ तो अपने हिसाब से चलती है, लाइफ हमें बॉल्स फेंकती रहेगी और हम छक्के चौके मारते रहेंगे, लेकिन नहीं। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल कर लेते हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेते हो, आपने क्या करना है आप पहले से ही प्लान कर लेते हो, तो यकीन मानिए आप अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं। मेरे जो बॉस हैं वो हमेशा स्टाफ से आधा घंटा पहले आते हैं, और वो कहते हैं, मैं अपने डे वन से, जब से मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, ये आपकी भी जॉब में बहुत काम आएगा, मैं हमेशा आधा घंटा पहले जाता था। उस आधे घंटे में वो सोचते थे कि उस दिन में उन्होंने करना क्या है, आज का दिन वो किस चीज पर बिताएंगे। तो जब वो ये सोच लेते थे तो वो हमेशा समय से आगे रहते थे। उनको कोई ऑर्डर नहीं करता था कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए। वो अपनी लाइफ को खुद ऑर्डर करते थे कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, और जब शाम होती थी तो उनका सारा काम खत्म हो जाता था। आप समझ रहे हैं, तो कितना जरूरी है लाइफ में खुद को कंट्रोल करना। और एक जाते जाते मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, जो आपको कॉलेज में और बिजनेस में या फिर कॉर्पोरेट में बहुत काम आएगा। और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे लगा इस क्वेश्चन का ये बहुत बेहतरीन आंसर बन सकता है। और यहाँ पे इंस्पिरेशन के बाद क्वेश्चन ये है, कैन यू शेयर वन मिस्टेक दैट यू मेड लर्न अ बिग लेसन इन लाइफ। आपकी जिंदगी की एक गलती जिससे आपने बहुत कुछ सीखा। दोस्तों इंसान
मिस्टेक्स की तो मूरत होता है। मैंने बहुत गलतियां करी है जिंदगी में, और जितनी बार गलतियां करी है उतनी बार सीखो। जितनी बार गलतियां करी है उतनी बार सीखो। गलतियां करते रहना चाहिए। आप गलती नहीं करेंगे तो आप इवॉल्व नहीं होंगे, पर हमेशा गलती से सीखते रहिए। तो मैंने क्या सीखा, एक बार मैं बनारस में था, एफएमएस में, और जॉब मेरी लग चुकी थी, कॉन्वोकेशन के लिए वापस गया था। तो मैं हमेशा सोचता था कि हम अपने से बड़ों की इज्जत क्यों करें, क्योंकि वो दुनिया में हमसे पहले पैदा हुए, हमसे पहले संसार में आए। क्या ये रीजन है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़े भाई की या सबकी? फिर मैंने सोचा कि जो हमसे सीनियर है पोस्ट में, हम उनकी इज्जत क्यों करें, क्योंकि उन्होंने तो हमसे बहुत साल पहले ही कंपनी ज्वाइन करी थी, तो प्रमोशन होना तो लाजमी था। तो मैं यही विचार कर रहा था गंगा के घाट पे बैठ के, और मेडिटेट कर रहा था। यकीन मानिए, इंफॉर्मेशन डाउनलोड हुई दिमाग के अंदर, और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और वो क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो ये थी कि जब हम सोचते हैं ना यार, हमारे बॉसेस को तो गाड़ी मिली हुई है, उनको घर मिला हुआ है, उनको तो नौकर चाकर मिले हुए हैं, उनको तो फोन मिला हुआ है, उनको तो कंप्यूटर मिला हुआ है, लैपटॉप मिला हुआ है, 100 तरह की फैसिलिटीज मिली हुई है। तो दोस्तों, या फिर आप सोचते हैं कि हमारा बड़ा भाई है, मम्मी पापा उसे कुछ नहीं कहते, हमें डांटते हैं, या वो हमें डांटते हैं। तो या फिर हमारे टीचर्स को ही ले लीजिए, जब हमें लगता है यार हमारे टीचर्स हमें कितना डांटते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है हमसे। दोस्तों, बीइंग अ बड़ा भाई, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सीनियर ऑफिसर, आपका सीनियर होना, ये इट इज नॉट अ प्रिविलेज। ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये प्रिविलेज नहीं है। अगर आपको लगता है ये प्रिविलेज है तो निकाल दीजिए अपने मन से। इट इज डैम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोच के देखिए मेरे नजरिए से कि आपको नौकरी इसलिए मिली हुई है कि वो इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपसे काम लेना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपसे कोई गलती होती है तो आपका बॉस आपको बचाता है। इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरा मैं आता हूँ टीचर्स पे। दोस्तों, माता पिता के अलावा ना लाइफ में जब आप कुछ बन रहे होंगे तो सिर्फ टीचर्स ही वो शख्सियत होंगे जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखने में सीने में गर्व महसूस करेंगे। अदरवाइज आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, कहीं ना कहीं सब में थोड़ा सा जेलस जरूर आएगा, शायद। लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं तो वो भी आपके साथ बढ़ेंगे। जैसे मेरे चाचा हैं, मेरे चाची हैं, मेरे और अनेक बुआ रिश्तेदार हैं। वो मेरी तरक्की को देख के बहुत खुश होते हैं, मैं उनको देख के बहुत खुश होता हूँ। मेरे दोस्त हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कैट के लिए मैं कोचिंग ले रहा था, तो कैट के पेपर से 1 महीना पहले मेरे दोस्तों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। और मैं कहता था भाई घूमने जाते हो, मुझे भी लेके जाओ। कह रहे नहीं, हमें तो खेलना कूदना है, तूने पढ़ना है, हम तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जितना हमारी सक्सेस में, हमारी गलतियों में हमारा हाथ होता है ना, उतना ही हमारी सक्सेस में हमारे दोस्तों का, हमारे माता पिता का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, बॉसेस का बहुत बड़ा हाथ रहता है। कॉलेज लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी कोई ऐसी गलती जिसको मैं ठीक करना चाहूँ, मिस्टेक तो नहीं, मतलब रिग्रेट है मुझे उस चीज का, वो होगी कि अगर मैंने एक भी क्लास मिस करी ना तो मुझे वो मिस नहीं करनी चाहिए। मैं आप सबको कह रहा हूँ दोस्तों, आज का दिन जो आज डेट है, या कल जो डेट होगी, या आपकी लाइफ में जितनी डेट्स आई हैं वो दोबारा कभी नहीं आएगी। एक दिन सिर्फ एक ही बार आएगा। उस दिन ना आप जो कर सकते हो कर लो। और अगर मेरे को रिग्रेट होता है अगर मैंने कोई क्लास मिस करी, तो मुझे लगता है यार मैं कितना कुछ और सीख सकता था। जितना सीखा ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, बट आई वॉज क्रेविंग फॉर मोर, कि यार काश दोबारा वो मौका मिल जाए। सबसे आसान क्लास थी 12th क्लास दोस्तों। अभी आपके जो भी बच्चे 11 12th में, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, जिंदगी का जो सबसे आसान मोड़ है वो 12th है। आपकी 100 पन्नों की बुक्स हैं, सिर्फ 50 पन्नों की। जब आप एमबीए में आएंगे, मास्टर्स में आएंगे, या फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा बुक्स होती क्या है, और आप वहां पे एक रात में पूरी पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए 11 12th में अपने ध्यान को, अपने कॉन्शियसनेस को एकाग्रचित करके ये समझ लो कि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और जब भी आप बीबीए में हो, एमबीए में हो, या किसी भी फील्ड में हो, आप अपनी क्लासेस सारी लीजिए, जितना हो सकता है पढ़िए। और हमेशा ये सोचिए कि क्लास में दो ही बंदे हैं, एक आप और एक आपका टीचर। आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे मेरे सवाल पूछने से आसपास के लोग क्या पूछेंगे, लोग मुझे किस नजरिए से देखेंगे, तो दोस्तों आप भी फिर भीड़ का हिस्सा बन के उस भीड़ की तरह ही रह जाएंगे। अगर आपने आगे बढ़ना है, सच में कुछ करना है, तो खुद को और टीचर को, बस क्लास में दो ही बंदों को सोचिए और जितना हो सके सवाल पूछिए। इसी के साथ हम अपना आखिरी क्वेश्चन लेते हैं।
आखिरी क्वेश्चन है, इन केस स्टूडेंट्स वांट्स टू कांटेक्ट यू, हाउ कैन दे डू सो? अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है या किसी भी चीज पे मेरे साथ एडवाइस लेना चाहता है या मुझे ही कुछ सजेस्ट करना चाहता है, क्योंकि हम तो हमेशा निरंतर सीखते रहते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं पर्सनल मैसेजिंग में। और फेसबुक पे गौरव सेठी के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे gaurav.sethi.official के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, और यूट्यूब पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं गौरव सेठी के नाम से, मेरा चैनल है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे धन्यवाद लेता हूँ, अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और हो सके तो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस का आइडिया हो या कोई भी स्टार्टअप आइडिया हो और आप चाहते हैं कि उस पर हम एक बार डिस्कस करें, तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स। हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं फंडिंग कैसे हो सकती है या क्या और उसमें मार्केटिंग के एस्पेक्ट से मैं उसमें वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और आपको एक गुरु मंत्र देके जाना चाहूंगा। इस गुरु मंत्र को या बड़े भाई के मंत्र को या अपने छोटे भाई के मंत्र को हमेशा याद रखिएगा कि आपके कर्मों की गूंज आपके शब्दों से कहीं ज्यादा होनी चाहिए, बोलने में नहीं, आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए। और इसी के साथ एक चीज और जो मुझे लगता है आप सबसे शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात हम बीबीए के बारे में कर रहे थे और उसके साथ हमने बहुत सारी चीजें जान ली। बीबीए की जो सबसे बड़ी लर्निंग मुझे मिली थी, वो मुझे मिली थी सुनीता मैडम से। वो हमारी थी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया अपने कक्ष में, उन्होंने कहा गौरव तुम इतने बढ़िया बच्चे हो, तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, वाई आर यू नॉट टाइडी एज पर द डेकोरम ऑफ द कॉलेज? मैंने कहा मैम, जब प्लेसमेंट कंपनीज आएंगी आप मुझे देखिएगा, मैं एकदम क्रीज्ड कोट पैंट पहन के आऊंगा, एकदम क्लीन शेव होके आऊंगा, परफेक्ट टाई, परफेक्ट शर्ट। तो उन्होंने मेरे को एक एग्जांपल दिया, गौरव मान लीजिए आज मैं फ्रूट लेने गई और एक बंदे की रेडी पे ना बहुत गंदे मंदे से फ्रूट पड़े हैं। मैंने उससे कहा यार साफ फ्रूट नहीं है तेरे पास, और वो बंदा कहता है अरे सर आप कल आइएगा, कल मैं आपके लिए साफ फ्रूट लाऊंगा। तो क्या आप कल फिर दोबारा उसके पास जाएंगे या उसी दिन कहीं और से फ्रूट खरीद लेंगे? तो मुझे उनकी ये बात समझ में आ गई कि दोस्तों अपॉर्चुनिटी, उनका ये कहना था कि हो सकता है तुम्हें अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल जाए, कभी भी कोई सीईओ किसी कंपनी का तुमसे बात कर रहा हो और वो तुम्हें देख के समझे कि यार ये तो बड़ा शैबी सा बंदा है, ये डिसिप्लिन नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज दोस्तों आपको कभी भी मिल सकती है, जहां मौका मिले वहां चौका मार दो। इसी के साथ हर रोज हर दिन अपना एक गोल सेट करो और उस गोल को पाओ। अपने कोई भी आपके आगे अपॉर्चुनिटी आती है उसको 100% दो और काबिलियत से उसको जीतो। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा दीजिए अपने दोस्त को। धन्यवाद और फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, और कोविड के महाप्रकोप से अपने परिवार को और खुद को बचा के रखिए। स्टे सेफ।